Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna. I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. आज का वीडियो बहुत ज़्यादा important है and is a continuation to the previous two parts which I've already uploaded. तो हम एक past year question paper solve कर रहे हैं English का जो अभी इस वीडियो में मोस्ट लाइकली कंप्लीट हो जाएगा. अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ 30 मिनट वीडियो. तो इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड अगर इसके पहले वाले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू to go and watch them first instead of starting with this one. I will put the links of those videos in my description box, so do check it out and watch them first before jumping onto this one. ठीक है. So this is a CUT oriented question paper. In fact ये CUT का ही past year question paper है. So I would suggest you to take it very seriously and solve with me. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन. इसके जो पहले वाले क्वेश्चन है ऑलरेडी डन इन माई प्रीवियस टू वीडियोज, तो आज हम इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो लेट्स गो अहेड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू विंसम. विंसम का ऑपोजिट पूछा है. सो प्लीज वन मोर थिंग यहाँ पर कि आप प्लीज इसको ये कंफ्यूज मत करना कि सिमिलर लिखा है. देखो, जब व्हेन वी आर रीडिंग इन वन गो तो हमें ऐसा लगता है कि अगर पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है तो सिमिलर पूछा है अगर उसके अंदर, तो इसमें भी सिमिलर ही पूछा होगा. एंड स्पेशली व्हेन वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वी आर वेरी प्रोन टू कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स. ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑपोजिट पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है. तो विंसम का ऑपोजिट क्या होता है? अग्रीएबल, काइंड, अनएमिएबल, ब्यूटीफुल. देखो, विंसम का मतलब होता है समवन हु इज फ्रेंडली, एमिएबल. तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो ऑप्शन सी होगा. अग्रीएबल, काइंड जो एक तरीके से सिनोनिम्स हो सकता है. ब्यूटीफुल आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड टू विंसम. तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. एंड ऑप्शन सी अगर करेक्ट है तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा. जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट का कोड आपके ऑप्शन के कोड से भी मैच करे. सो बी वेरी केयरफुल विद दैट. एंड स्पेशली सीयूटी में ऐसा बहुत रेपिटेडली ऑब्जर्व करा गया है कि ये क्वेश्चन पेपर सेटर जो है यूजुअली ऐसा करते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि ऑप्शन जैसे सी आपने जो यहाँ पे करेक्ट मार्क करा, यहाँ पर भी आपने सी मार्क कर दिया ऑप्शन में भी. सो दिस विल मतलब आपका एक क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इसमें इडियम और उसका मीनिंग वी हैव टू मैच. तो टू बी इन डोल्ड्रम्स का क्या मतलब होता है? डोल्ड्रम्स का मतलब होता है टू बी फीलिंग वेरी डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड. तो टू बी इन अ लो स्पिरिट आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. कॉल इट अ डे यानी कि वाइंड अप कर देना, आज का काम यहीं पे खत्म होता है. तो ये टू क्विट वर्क एंड गो होम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. रिंग्स अ बेल के लिए होगा मेरे ख्याल से साउंड्स फेमिलियर, कि हाँ मतलब दिस रिंग्स अ बेल, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपने ऐसा सिमिलरली कुछ ऐसा सुना है, कुछ फेमिलियर हो आप इस चीज़ के साथ. कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपसे कोई शेयर करता है तो आपको लगता है कि हाँ दिस साउंड्स फेमिलियर, इट रिंग्स अ बेल, विच मीन्स कि हाँ आपने सुना हुआ है, आप इससे फेमिलियर हो. तो रिंग्स अ बेल का मतलब वो होता है. टू बेल द कैट का क्या मतलब होता है? टू बेल द कैट का मतलब होता है टू फेस अ रिस्क. तो आई थिंक अगर तुम्हें चार में से तीन के भी पता हो, ये तीन तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही कॉमन है. इनफैक्ट क्वालिटी डे तो बहुत कॉमन है. तो इसलिए इन्होंने बी का, अगर तुम्हें फोर अगर पता होगा तो बी का फोर सिर्फ एक ही ऑप्शन में. ठीक है. अगर तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इडियम है, तुम अगर कोई लाइव क्लासेस भी अटेंड करते हो तो हमेशा टीचर ऐसे बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि ख़त्म करते हैं आज का काम. तो बी का जो फोर है वो एक ही ऑप्शन में, अगर तुम्हें सिर्फ एक ईडियम का मीनिंग भी पता है ना तो भी तुम इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो. तो देखो, इतना ऐसा भी नहीं करा इन्होंने कि हर में बी का फोर देते हैं, नहीं तो फिर एक कंफ्यूजन हो जाती. तो ऑप्शन डी मार्क करना ये क्वेश्चन का बहुत ईजी था. अगर आपको सिर्फ ये वाला ईडियम पता होता तो यू कुड हैव इजीली नेल्ड दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर क्वेश्चन. अगेन ये जो है ईडियम फ्रेजेस मैच करने का क्वेश्चन है. तो टर्न अ ब्लाइंड आई, to avoid talking about what is important, to refuse to acknowledge a truth. आई थिंक टू टर्न अ ब्लाइंड आइज टू रिफ्यूज टू अक्नॉलेज अ नोन ट्रूथ, यानी कि ये चीज़ आपको पता है तो भी यू टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स इट. यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने मेरे साथ कभी पास्ट में कुछ बुरा करा है और दैट पर्सन हैज़ बिट्रेड मी. ठीक है. एंड इवन देन आई गो एंड टॉक with that person very friendly, very nicely, तो I have turned a blind eye to his or her mistakes. ठीक है. इसका मतलब यही हुआ. So that is what turn a blind eye means. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Beat around the bush, being very happy to reveal secret information. Yes, to avoid talking about what is important. Like exams में हम क्या करते हैं? When we don't know the answer, we beat around the bush. So इसका जो correct answer है B का 1 हो जाएगा. Again, this is a very very common idiom. Spill the beans का क्या मतलब होगा? Spill the beans is to reveal secret information. ठीक है. क्योंकि spill the beans is again a very very common idiom.
ये भी बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ करा जाता है. ऑन क्लाउड नाइन भी वेरी वेरी कॉमन. इट डज मीन कि बीइंग वेरी हैप्पी. इन जो हिंदी में हम बोलते हैं कि सातवें आसमान पे होना, बट इन इंग्लिश में इट्स लाइक ऑन क्लाउड नाइन. ठीक है, तो बीइंग वेरी हैप्पी. तो लेट्स चेक अब कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3. I think option this C is correct, right? Yes. Option C is correct. A ka 2. Yeah. Option B is not the right one, which is marked by the candidate. So please don't get confused by this. ये option C correct है इस question का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अगेन इसके अंदर भी हमें जो है वो मार्क ही करना है. और ब्लैक शीप का क्या मतलब होता है. बीइंग अ डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, अ ग्रेट नॉइज, नॉट एज इजी एज इट अपियर्स टू बी. तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बीइंग अ डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली. ठीक है, अगेन अगर तुम्हें नहीं भी पता ना, फॉर इंस्टेंस मुझे इसका आंसर नहीं पता है ब्लैक शीप का. ठीक है, तो ब्लैक शीप मुझे ये तो पता है एक नाउन है. ठीक है, तो आई थिंक being a disgrace for the family also indicates towards a noun. ठीक है, तो आई थिंक उस तरीके से भी तुम ऐसा लिंक बिठा सकते हो. आई नो ये प्रॉपर वो चीज़ नहीं है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, बट अगेन दिस इज वन वे यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द आंसर. ठीक है, यू एंड क्राई इज अगेन अ वेरी कॉमन वन. अ ग्रेट नॉइज, ईजियर सेड देन डन. ये तो इनफैक्ट कोई इडियम है भी नहीं. इट्स लाइक जस्ट वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, फ्रेजेस. तो ईजियर सेड देन डन का क्या मतलब हुआ. नॉट एज ईजी एज इट अपियर्स टू बी. ठीक है, गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट. सो यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल टू गेट योर टास्क कंप्लीट within time. So that is what go the extra mile means, to make an extra effort. तो आई थिंक दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक द आंसर. नाउ आप चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो ए का इट्स 2, बी का ए का 2. अच्छा, ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. तो अगेन अगर आपको ये पता है तो भी कर लेते हो. बट अगेन इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ ब्लैक शीप, विच इज़ आई डोंट थिंक इतना हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, तो हम बाकी वाले भी चेक कर सकते हैं. यू एंड क्राई इज़ अ वेरी कॉमन वन ना. तो बी, अगर तुम्हें पता है कि बी का 4 है तो भी तुम इस वाले ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, क्योंकि बी का 4 भी सिर्फ इसी ऑप्शन में है. तो ऐसे भी आराम से हो जाएगा. नाउ ईजियर सेड देन डन इज़ 1 एंड गो द एक्स्ट्रा माइल इज़ यस, मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट. ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगेन ये भी मैचिंग का है. तो इन अ नटशेल, इट्स अप टू यू इन अ शॉर्ट क्लियर वे. यस, बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग, टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग. नहीं, ऑप्शन ए का इन अ नटशेल आई एम ट्राइंग टू से दिस, यानी कि मैं छोटे में कम में यही कहना चाह रही हूँ. अप इन आर्म्स का क्या मतलब होता है. तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है it's up to you to ignore what someone is saying, being angry about something. I think इसका मतलब यही होता है. आगे बढ़ते हैं. the ball is in your court, to ignore what someone is saying, it's up to you. ठीक है, turn a deaf ear, to ignore what someone is saying. Yes, so this is what I feel is the correct, should be the correct answer. तो A का 3, B का 1, A का 3, B का 1, the ball is in your court, C का 2, डी का 4. यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो ए का 3 से ही आपके दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, ए एंड डी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. अप इन आर्म्स का अगर तुम्हें नहीं भी मतलब पता है तो भी तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो अप इन आर्म्स का क्या मीनिंग हो सकता है. अदरवाइज इफ यू डोंट नो, ये ज़रूरी नहीं है आंसर निकालने के लिए. ठीक है, अगर तुम्हें सी का पता है, सी द बॉल इज इन योर कोर्ट इज अगेन अ वेरी फेमसली यूज्ड इडियम, यानी कि ये तुम्हारे अब हाथ में. ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट टू, नाउ इट्स योर चॉइस टू मेक अ डिसीजन. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो सी का जो है वो तुम्हारा सेकंड वाला हो जाएगा. एंड टर्न अ डेफ ईयर इज टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग. ठीक है, टर्न अ डेफ ईयर यानी कि तुमने अपने मतलब कान ही बंद कर लिए, यू नॉट लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस ऑल्सो लुक्स लाइक. अगेन देखो, इडियम्स के क्वेश्चन से ना यूजुअली लोग डरते हैं, बट वॉट आई फील इज कि देखो डरने वाली बात नहीं है. बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इडियम्स आए हैं. एंड इनफैक्ट अगर तुम्हें चार में से एक दो का भी आता है तो भी तुम करेक्ट आंसर निकाल पाओगे. तो डोंट वरी कि चार इडियम्स है तो चारों के चारों तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. ओके, द राइटर्स shall flourish as the palm tree. Metaphor, simile, irony, apostrophe. देखो,
द राइटर शाल फ्लरिश एज द पाम ट्री। एज, जब भी हम लाइक या एज यूज करते हैं तो एक ही हमारी फिगर ऑफ स्पीच, जो आई थिंक ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो सबको पता ही होगी और सबको याद ही होती है, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी टॉक ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होना चाहिए, सिमिली, क्योंकि एज वर्ड का यूज करा गया है। ठीक है, ये जो फिगर ऑफ स्पीचेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तुम्हें लिटरेचर में भी क्लास 12 बोर्ड्स तक तुमने पढ़ा ही होगा, आई अज्यूम। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो यूट्यूब पे तुम देख सकते हो फिगर ऑफ स्पीच के लिए। बट आई रेकमेंड यू टू नॉट स्किप दिस टॉपिक, क्योंकि अगर तुम्हें आंसर नहीं पता होगा तो फिर नहीं पता होगा। देयर इज नो वे यू कैन डिराइव द आंसर विदाउट हैविंग अ प्री रिक्विजिट नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, हाइपरबोले। देखो, लाइफ एक ड्रीम है। इज इट अ सिमिली, इज इट अ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, सिमिली भी नहीं है, क्योंकि एज और लाइक यूज नहीं करा है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मतलब व्हेन यू ट्राई टू, मतलब आपको ह्यूमन की फीलिंग को यू ट्राई एंड एम्बेड इट विथ समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द ट्री इज वीपिंग, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज अ ट्री कैन नॉट वीप प्रैक्टिकली ना, सो वीपिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन। तो दैट इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन मीन्स। तो पर्सोनिफिकेशन का भी जो है वो आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से मेटाफर ही होना चाहिए। मेटाफर क्यों? बिकॉज सी अगेन दिस इज अ कंपैरिजन लाइफ और ड्रीम के बीच में। ठीक है, तो लाइफ इज अ ड्रीम इज अगेन अ कंपैरिजन ऑफ लाइफ विद अ ड्रीम, सो दैट शुड बी मेटाफर अगेन। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, सिमिली और मेटाफर, बोथ ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच स्पीचेस आर यूज्ड फॉर योर कंपैरिजन ओनली। दोनों को हम कंपैरिजन के केस में यूज करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ सिमिली में क्या होता है ना कि यू explicitly use the word like and as. For example, I say that he fought like a tiger in the ring. So that is what? That is simile. He fought like a tiger in the ring. Now, if I say that he was a tiger in the ring, he was a tiger in the ring, which means कि again I'm comparing a person with a tiger। ठीक है, तो again that is metaphor। देखो, दोनों के मीनिंग सेम है, बट दोनों के लिखने का तरीका अलग है, and दोनों के लिखने के तरीके में दोनों में फिगर ऑफ स्पीचेस जो यूज करी गई है वो अलग है। तो व्हेन आई यूज द वर्ड लाइक इट इज सिमिलरी, एंड व्हेन आई डोंट यूज द वर्ड लाइक और एज इट इज मेटाफर। ठीक है, अंडरस्टूड? आई थिंक अभी इस एग्जाम्पल से तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस। इट इज नॉट हाइपरबोले एट ऑल, क्योंकि हाइपरबोले समथिंग विच इज यू आर एग्जैजरेटिंग अ लॉट, और कुछ भी बोल रहे हो, मतलब बड़ लंबी लंबी फेंकना। सो दैट इज व्हाट हाइपरबोले इज। लाइफ इज अ ड्रीम इज नॉट अ हाइपरबोले, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन, इट्स अ वेरी commonly used phrase and a saying which is which has been said by many wise people as well, तो it's not a hyperbole। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस वन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why man is a river but dry am able to fill it with tears? Now this is the perfect example of hyperbole। देखो, खुद ही आ गया, इन्होंने खुद नहीं दे दिया hyperbole। देखो, simile it's not simile, no use of the word as or like, personification ऐसा कुछ भी नहीं करा है, human feelings को non human से जोड़ा गया है, metaphor भी नहीं, again there is no comparison। hyperbole है क्योंकि अगर river सूखी होती तो I'm able to fill it with tears। this is not, of course that's not possible, it's hyperbole। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना दैट दिस इज व्हाट हाइपरबोले मीन्स। अगर तुम एक चीज, एक कॉमन पैटर्न अगर नोटिस करो तो तुम्हें ऐसे समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आंसर है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि अगर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सिमिली है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी सिमिली है। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच तुम्हें टेस्ट करने के लिए दे रखा है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दो क्वेश्चंस का आंसर एक ही फिगर ऑफ स्पीच हो जाए, बट द पॉसिबिलिटी इज लेस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेटर तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए अलग फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आंसर में देगा। तो ये अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा ही होगा। सो कीप दैट इन माइंड। ये तो देखो एक नॉर्मल पैटर्न है जो अभी हमने क्वेश्चंस करते करते ऑब्जर्व करा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगेन दिस इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन, एंड इसमें भी मैच करना है। ही इज कनिंगली सिंपल, कनिंगली सिंपल। तो देखो, जब दो ऑपोजिट टाइप के वर्ड्स अगर साथ में आ जाते हैं, यानी कि कनिंग इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू बीइंग क्लेवर, और बहुत है ना ऐसे समझदार होना, एंड सिंपल इज नॉट सो रिलेटेड विद कनिंग। ठीक है,
तो ये दोनों एक तरीके से ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ऑपोजिट क्वालिटीज को दिखाने वाले वर्ड्स हो गए, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए। हु इज हेयर सो वायलेट विल नॉट लव हिज कंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा? एक्सक्लेमेशन, पर्सोनिफिकेशन, इंटेरोगेशन। देखो हु जो वर्ड है, हु इज हियर सो वायलेट विल नॉट लव हिज कंट्री, यानी कि यहाँ पे कौन इतना वाइल है दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, मुझे लगता है इंटेरोगेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, आई थिंक दिस शुड बी एक्सक्लेमेशन, एंड लाफ्टर इज होल्डिंग बोथ हर साइड्स। Laughter hold Laughter holding both her sides. Okay, laughter holding both her sides. I think it should be third only because I think यही बेस्ट जम रहा है। देखो ए का तो हम 100% श्योर कि ये ऑक्सीमोरॉन है। बी का तो मुझे लगता है इंटेरोगेशन वाली टोन में ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है टू मेक टू मेक द इम्पैक्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है इंटेरोगेशन वाली टोन में ज़्यादा जा रहा है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि इंटेरोगेशन वाली स्टाइल में नहीं जा रहा है, वो पूछ नहीं रहा है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये बस एक्सक्लेम कर रहा है, ये पूछ मतलब ये एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बट पूछ तो डेफिनेटली नहीं रहा है। तो सी का 1 होना चाहिए। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, टू एन एक्सटेंट पर्सोनिफिकेशन हो सकता है आई फील, क्योंकि लाफ्टर होल्डिंग, अगेन लाफ्टर इज नॉन ह्यूमन एंड होल्डिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऐसा ह्यूमन, तो उस तरीके से तुम समझ सकते हो कि दिस कैन बी पर्सोनिफिकेशन ऑब्वियसली। और वैसे भी यही तुम्हारे पास स्टेटमेंट बचा है, तो भी पर्सोनिफिकेशन ही होगा। तो अगर मतलब अगर तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही है कि पर्सोनिफिकेशन है या नहीं, तो अब तुम देख सकते हो कि सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, वो अब तुम्हारा क्या है, और ये ह्यूमन नॉन ह्यूमन फीलिंग्स से एसोसिएट कर रहा है या नहीं। सो आई थिंक डी का 3 ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आई फील ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। यस, आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। दिस इज रीअरेंज करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ठीक है, इट ग्रू डार्क, a stranger picked him up, the sun set, the traveler stumbled and fell down, nothing was visible। तो इसका जो है करेक्ट क्या होगा? देखो इट ग्रू डार्क जो है वो तुम्हारा पहला तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है विच इज सेज कि द सन सेट, तो पहले सन जो है वो सेट होगा फिर इट ग्रू डार्क होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले इट ग्रू डार्क एंड देन वो सन सेट हुआ। तो आई थिंक जो है एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो सी है पहले आएगा ए से। ठीक है, फिर अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, देखो पहले एक ट्रैवलर गिरा होगा ना, उसके बाद तो स्ट्रेंजर ने उसे उठाया होगा, तो यानी कि डी और बी ऐसा सीक्वेंस बनेगा। फिर नथिंग वॉज विजिबल, तो नथिंग वॉज विजिबल दैट इज वाई द ट्रैवल स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। ठीक है, दिस इज वेरी ऑब्वियस ना, तो ई जो है वो डी के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सी ए ई डी बी, दिस शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, सी ए ई डी बी। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसके अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का यूज़ नहीं करा है, बहुत सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इट ड्रोव द शिप अशोर, अगेन ये मीनिंगफुल पैराग्राफ ही बनाना है। इट रिमेन्ड देयर फॉर सेवरल डेज, द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, द शिप रैन ऑन टू द सैंड, द शिप वॉज नॉट सीन देयर आफ्टर। सो इतना मुझे समझ में आ गया, द शिप वॉज नॉट सीन देयर आफ्टर ड्यू टू दिस वर्ड, मुझे लगता है कि ई जो है वो लास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देयर आफ्टर यानी कि लाइक फॉर अ नॉट सो डिफाइंड पीरियड है ना, तो इट शुड बी एट द लास्ट ऑफ द पैराग्राफ ओनली टू मेक द पैराग्राफ कंप्लीट एंड टू हैव अ एंडिंग। तो मुझे लगता है ई जो है वो लास्ट सेंटेंस ही होने वाला है, और ई वैसे इस बेसिस पे तुम डी को मार्क कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता ऐसे एक ही ऑप्शन के बेसिस पे करना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें नहीं कंक्लूड करना चाहिए। बट देखो ई जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो लेट्स सी कि डी करेक्ट है कि नहीं है। अब आगे देखते हैं, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई थिंक ये पहला हो सकता है, क्योंकि द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग जो है वो एक तरीके से एक पूरी सिचुएशन को सेटअप कर रहा है। इट से तो पहला हो ही नहीं सकता ना सेंटेंस, इट से कैसे होगा? कोई आपको नाउन तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ना बिफोर यू एक्चुअली यूज द वर्ड्स इट। द शिप रैन ऑन टू द सैंड,
द शिप रैन ऑन टू द सैंड, इट ड्रोव द शिप अशोर। देखो पहले हम विंड की बात कर रहे हैं, तो विंड के जो कॉन्टेक्स्ट में इट यूज कर रहे हैं हम वो हम सी के बाद प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इट ड्रोव द शिप अशोर, यानी कि विंड ने जो शिप को है मतलब ड्राइव करा, सो दैट इज सी के बाद ए आ जाएगा। फिर एक नया नाउन इंट्रोड्यूस होगा, द शिप रैन ऑन टू द सैंड, ठीक है, क्योंकि अब उसने उसको ड्रोव करा, मतलब इट सिंस विंड ड्रोव द शिप अशोर, द शिप रैन ऑन टू द सैंड एंड इट रिमेन देयर फॉर सेवरल डेज, ठीक है। फिर इट रिमेन देयर फॉर सेवरल डेज एंड फिर लास्ट द शिप वाज नॉट सीन देयर आफ्टर, ठीक है। द विंड वाज स्ट्रॉन्ग जो है वो पहले ही आएगा, पहले ये वाला नाउन इंट्रोड्यूस नहीं होगा, द शिप रैन ऑन टू द सैंड, दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि पहले विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, that is why it drove the ship ashore, ठीक है। then the ship ran onto the sand because wind was responsible for driving the ship ashore, ठीक है ना, that is why the ship ran onto the sand, then it remained there for several days and then the ship was not seen thereafter. So this is the only thing that will make sense. Write you cannot introduce ship before the wind, you have to remember this fact, क्योंकि wind was responsible for the जो भी शिप के साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर CADB ही होगा, विच इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओगे ना तो हो जाएगा। देखो इट से ना कभी भी किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी पैराग्राफ का स्टार्ट तुम नहीं कर सकते, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू इंट्रोड्यूस अ नाउन, हाउ विल यू रिप्लेस इट विद अ प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर तो कुछ दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगेन ये मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। हिज क्लोथ्स बिकेम डर्टी, देयर ही वॉश्ड हिज डर्टी क्लोथ्स, ही फेल टू द ग्राउंड, ही स्ट्रक हिज फुट अगेंस्ट अ स्टोन, ही वेंट टू अ नियर बाय वेल। देखो अब इस क्वेश्चन में ना हर चीज में प्रोनाउन ही यूज हो रहा है, विच इज ही, और कोई भी तरीके का नाउन नहीं यूज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, तुम प्रोनाउन को ही अरेंज करोगे। तो इसमें ऐसा मत सोचना कि नाउन प्रोनाउन वाली बात है। अब यहाँ पे नाउन था और प्रोनाउन था दोनों, इसलिए हमने नाउन को प्रेफरेंस दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। um he struck his foot against a stone, then his clothes became dirty। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे लगता है वो होना चाहिए, देखो ही फेल टू द ग्राउंड जो है वो तो बाद में ही आएगा ना, ही स्ट्रक हिज फुट अगेंस्ट द स्टोन से। पहले उसने अपना जो फुट है वो स्ट्राइक करा होगा स्टोन से, उसके बाद ही वो ग्राउंड पे गिरा होगा। तो डी और सी इस तरीके से आएगा, मुझे नहीं पता डी जो है वो फर्स्ट है या नहीं, बट ये मुझे पता है डी और सी इस सीक्वेंस में रहने वाले हैं। फिर हिज क्लोथ्स बिकेम डर्टी, देखो पहले वो गिरा होगा उस वजह से ही उसके क्लोथ्स डर्टी हुए होंगे ना, तो DCA। He went to a nearby well, there he washed his dirty clothes। अब ये दो ऑप्शंस बचे हैं। He went to a nearby well, देखो वो वेल में जाएगा पानी के लिए, उसके बाद ही तो वो वॉश कर पाएगा ना अपना क्लोथ्स, बिना वेल पे जाए वो अपने क्लोथ्स कैसे वॉश करेगा। और पहले अगर वो वॉश कर लेता है क्लोथ्स तो वो वेल पे क्यों जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो DCAEB, तो आई थिंक ये ही करेक्ट होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्ट्रक हिज फुट अगेंस्ट अ स्टोन, देन ही फेल टू द ग्राउंड, देन हिज क्लोथ्स बिकेम डर्टी, ही वेंट टू अ नियर बाय वेल, देयर ही वॉश्ड हिज डर्टी क्लोथ्स वेल। अब देयर भी यूज कर रहे हैं तो देयर जो है वो वेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगेन वेल इज अ नाउन एंड देयर इज अगेन सम रिप्रेजेंटिंग वेल, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर DCAE भी होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 37 का ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भी रीअरेंज का ही क्वेश्चन है। Who was standing around him? History says that Socrates, as he was drinking, continued to talk to his friend a cup of hemlock, ठीक है। इसको हिस्ट्री सेज, आई थिंक ये आना चाहिए सबसे पहले। हिस्ट्री सेज दैट Socrates कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ये जस्ट जैसे बैठ रहा है ना बोलने में, वैसे आई एम अरेंजिंग। कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड एज ही वॉज ड्रिंकिंग द कप ऑफ हेमलॉक। अच्छा नहीं वेट, जो ये ना कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स हु वर स्टैंडिंग अराउंड हिम, तो ये ऐसे आना चाहिए DA, ठीक है। राइट मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। हिस्ट्री सेज दैट Socrates continued to talk to his friends who were standing around him as he was drinking द कप ऑफ हेमलॉक, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन BDACE राइट ये बनता है।
अब तो मैं ना हिस्ट्री, ये तो देखो बी जो है वो तो 100% जो है वो पहला ऑप्शन होगा ही, स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट ही होने वाला है। अब ऑप्शन बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी, हिस्ट्री सेज दैट सॉक्रेट्स who were standing around him, क्योंकि बी के बाद ए आ रहा है ना इधर, हिस्ट्री से दैट सॉक्रेट्स who were standing around him। ये तो कैसे हो सकता है? सॉक्रेट्स एक इंसान की बात हो रही है, who were, तो वर यानी कि प्लूरल है, तो जो वर है वो ऑब्वियस की बात है कि फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ है, ना इस ड्रिंक के लिए यूज हुआ है, ठीक है, हेमलॉक के लिए यूज हुआ है, ना ही सॉक्रेट्स के लिए यूज हुआ है। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इस वजह से नहीं होगा। सो दी ओनली करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लाइट ब्लाइंड, लैंग्वेज डेफ, स्पीच डम, टंग। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो स्पीच डम ही होने वाला है। रीजन बीइंग के लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्पीच। यहाँ पे अगर लैंग्वेज की जगह स्पीच होता तो आई थिंक यह ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, बट इसका आंसर जो है वो स्पीच रेशियो डम ही है। ठीक है, स्पीच इज टू डम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो डम है वो उसके लिए स्पीच का कोई काम नहीं, बिकॉज ही स्पीचलेस। ठीक है, तो इसका आई थिंक यही होना चाहिए रीजनिंग। अगेन दिस इज एन एम्बिगुअस क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% इसका सही आंसर यही है, क्यों और तुम इस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते, तुम इस पर भी आर्ग्यू कर सकते हो। बट अगेन देखो, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हमारे पास 10 क्वेश्चन होते थे लीव करने के लिए, तो जो क्वेश्चन हमें ऐसे एम्बिगुअस लगते थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती थी तो वी यूज टू लीव दोज क्वेश्चन। बट अब तुम्हारे में क्या है ना, यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चन जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में है। तो आई थिंक अब जो है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेटर है एनटीए, वो भी इस बात का ध्यान रखेगा एंड मोस्ट लाइकली ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जिसके अंदर तुम्हें एक से ज्यादा आंसर जो है वो करेक्ट हो। हमारे टाइम पे ऐसा बहुत कॉमन था कि एक से ज्यादा ऑप्शन जो है एक ही क्वेश्चन का करेक्ट हो सकता था। बट आई थिंक विद टाइम अब क्वेश्चन पेपर सेट करने की भी जो क्वालिटी वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि सीयूटी का होते होते अब टाइम हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है। एंड दिस जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी तुम्हें करवा रही हूँ ना, दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम सीयूटी टुक प्लेस। तो ऐसा हो सकता है कि अभी वाले क्वेश्चन पेपर्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी कम हो, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, एम्बिग्विटी भी ज़्यादा हो, पर आई थिंक अब तुम्हारे टाइम तक थोड़ा बेटर होगा। एंड अगेन अगर कभी कुछ ऐसा अनसर्टन क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू डील विद इट। और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तो डोंट वरी, वो सबके लिए होगा। एंड जो भी रिजल्ट होगा वो फेयर ही निकल के आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, तब डरो मत। जो भी तुम्हें इंस्टिंक्टिवली करेक्ट लगे उसको ऑप्शन को मार्क कर दिया करो एंड आगे बढ़ा करो। ऐसे क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? वॉक स्टम्बल ट्रॉट रेस लुक ऑगल हियर इग्नोर स्पीक स्टैमर। देखो, वॉकिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टम्बलिंग बोलते हैं, तो इस तरीके की एनालॉजी हमें इस्टेब्लिश करनी है। ट्रॉट के अंदर प्रॉब्लम जो है वो रेस होती है, तो वो नहीं है, ऑप्शन ए इज नॉट द राइट ऑप्शन। लुक ऑगल भी नहीं होगा, ऑगलिंग इज ऑल्सो वे ऑफ लुकिंग बट नॉट इन अ वेरी डिसेंट वे, तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट होगा। हियर इग्नोर में भी सिमिलर जो है वो एनालॉजी स्टैब्लिश नहीं हो पाती है, सो सी इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। स्पीकिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टैमरिंग बोलते हैं, तो डी इज द ओनली राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो फ्रॉम दी फॉलोइंग गिवन पेयर वर्ड्स, अगेन हमको एनालॉजी ही स्टैब्लिश करनी है। साउंड कैकोफोनी, यानी कि साउंड कैकोफोनी का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज नॉट प्लेजेंट टू हियर, समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट और तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे जियान का गाना। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कैकोफोनी मीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए का टेस्ट इज स्टाइल, स्पीच इज टू ओरेशन, स्मेल इज टू स्टेंच, साइट इज टू पैनोरामा। ठीक है, तो आई थिंक स्मेल इज टू स्टेंच इज द ओनली राइट ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि अगेन जो स्टेंच है विच इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ स्मेल, अगेन कैकोफोनी इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ साउंड, तो ऑप्शन सी जो है वो इकलौता करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। रन इज टू जॉग, ठीक है, पिक इज टू बाउंस, स्विम इज टू डाइव, रेन इज टू ड्रिजल, डांस इज टू सिंग। देखो, डांसिंग कंप्लीटली ऑपोजिट हो गए। स्विम इज टू डाइव, ठीक है, स्विमिंग डाइविंग पार्ट है स्विमिंग का। देखो, अगर मैं बोलूँ रन का एक लेवल नीचे, तो दैट इज जॉग, यानी कि रन का थोड़ा स्लाइटर वर्जन जॉग है। वैसे ही पिक का क्या स्लाइटर वर्जन बाउंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हो गई। स्विम का भी लाइटर वर्जन डाइव नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ रेन का जो
लाइटर वर्जन है वो ड्रिजल है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 43 पे बढ़ते हैं। Out of the given options, choose the one which can be substituted. A book containing information on all subjects, appendix, dictionary, encyclopedia, informative. ठीक है, all subjects की अगर तुम्हें होती है information, so that is called as an encyclopedia. ठीक है, ये भी I think बहुत ही common है। आगे बढ़ते हैं अब। Substituted. Out of the given options, choose the one which can be substituted for the given phrase. Work for which no regular salary is paid. ठीक है, so that is ad hoc, honorary, honorable, temporary. तो देखो इसका आंसर honorary होगा, क्योंकि रीजन ये है कि समथिंग आप ऐसे अपने विल के हिसाब से कर रहे हो, सो दैट इज ऑनररी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कॉलोनी का कोई सेक्रेटरी है, सो दैट इज अ ऑनररी पोजीशन, उसको कोई पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो उसे वही माना जाएगा। ठीक है, ऑनररी माना जाएगा, इट्स नॉट अ पेड जॉब। तो एडहॉक इज टेम्पररी, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। ऑनरेबल का मतलब होता है वेनरेबल, यानी कि बहुत सम्माननीय। टेम्पररी का मतलब होता है एडहॉक, अगेन अभी मैंने बताया, समथिंग विच इज नॉट परमानेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45th क्वेश्चन। ठीक है, अगेन इसको भी हमको सब्सटीट्यूट करना है। स्कैरसिटी ऑफ रेन और वाटर, फ्लड, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, रेन और वाटर बोला है। ठीक है, तो फ्लड, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, ड्रॉट। आई थिंक ड्रॉट जो है वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि रेन की अगर बात कर दी है तो स्कैरसिटी ऑफ रेन और वाटर इज ड्रॉट ओनली, इट्स नॉट डिहाइड्रेशन। अगर इन द बॉडी ऐसा कुछ लिखा होता या फिर सिर्फ वाटर की बात करी होती तो हम डिहाइड्रेशन को बोल सकते थे। ठीक है, ड्राइनेस इज अगेन, ड्राइनेस तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तुम यूज कर सकते हो, स्पेसिफिकली रेन और वाटर के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉट ही तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। मैच द फ्रेज, अगेन इसको मैच करना है। पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली इज एक्सट्रावेगेंट। ठीक है, वन हु abstains फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक इज teetotaler. A person who helps a person who helps a helpless person or stranger is Samaritan. One who wastes money for luxury. अच्छा, फॉर लग्जरी देन दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, स्पेंडथ्रिफ्ट यानी कि बहुत खर्चीला होना, स्पेंडथ्रिफ्ट। टिटोटलर यानी कि जो अल्कोहल नहीं पीता है। स्पेंडथ्रिफ्ट यानी कि जो अपने पैसे बहुत ही रेकलेसली, कोई माइंडफुल है ही नहीं, कुछ माइंडफुली स्पेंड ही नहीं करता। एंड पर्सन हु हेल्प्स हेल्पलेस पर्सन और स्ट्रेंजर इज समैरिटन। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए का 4 होना चाहिए। वेट, जस्ट सॉरी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ठीक है, देखो एक्स्ट्रावेगेंट जो है स्पेसिफिकली लग्जरी के लिए यूज होता है। जैसे ही लग्जरी वर्ड दिमाग में मतलब आए, तुम्हें इसका मतलब समझ में आना चाहिए दैट इट इज टॉकिंग अबाउट बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट में ये डिफरेंस है कि स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब कैसे भी खर्चा कर दो, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है कि आप बहुत लग्जरी पे जो है स्पेंड कर, जैसे कोई बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स का कुछ कपड़े लेना, बैग्स लेना, सो दैट इज व्हाट बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द स्टैचू वॉज, इसको फिल करना है। ठीक है, द स्टैचू वॉज डैश हैवी दैट अ क्रेन वॉज ब्रॉट टू लिफ्ट इट। एज हैवी, मच हैवी, टू हैवी, सो हैवी दैट अ क्रेन। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। टू नहीं होगा, तो स्टैचू वाज टू हैवी दैट अ क्रेन वाज ब्रॉट टू लिफ्ट इट। टू हैवी तो नहीं, मतलब अगर तुम बोल के भी देखो, सो दैट इज नॉट गोइंग इन सिंक, तो टू नहीं होगा। द स्टैचू वाज टू हैवी, यहाँ तक सेंटेंस होता तुम टू लिख सकते थे। दैट अ क्रेन, सो और दैट जो है वो साथ में यूज होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, ही वर्क सो हार्ड ही कुडंट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उसने मेहनत करी फिर भी वो पास नहीं कर पाया। ठीक है, अनलेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अनलेस तो कैसे ही बैठेगा कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन से उनको जोड़ना है। अंटिल भी नहीं होगा, अंटिल ही वर्क सो हार्ड नहीं। प्रोवाइडेड ही वर्क सो हार्ड नहीं, मतलब हार्ड वर्क करा इसलिए थोड़ी ना वो एग्जाम को फेल कर गया, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अब आगे तो जो हमारा इकलौता ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठता है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑल दो उसने मेहनत करी और फिर भी उसका वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सरिता कुड नॉट प्रिवेंट हर चाइल्ड डैश गोइंग आउट विद द अदर चिल्ड्रेन। ठीक है, सरिता अपने चाइल्ड को प्रिवेंट नहीं कर पाई, किस
गोइंग आउट विद द अदर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ करना है। तो ओवर, Sarita could not prevent her child over going out with the other children. From, about going out with other children भी नहीं होगा, for भी नहीं होगा, over भी नहीं होगा। आई थिंक from जो है वही इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। Sarita could not prevent her child from going out with the other children। ये हम बहुत कॉमनली यूज भी करते थे, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तुम्हें डिफरेंट बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Nobody should dash of becoming rich without hard work. Nobody should accept, एक मिनट, expect, राइट, नो बडी शुड एक्सपेक्ट ऑफ बिकमिंग रिच विदाउट हार्ड वर्क। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट तो होता है ना किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। नो बडी शुड एक्सेप्ट ऑफ बिकमिंग रिच, एक्सेप्ट कैसे हो सकता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के यानी कि इसके अलावा। नो बडी शुड एक्सेप्ट, ये भी कुछ जम नहीं रहा। एक्सेप्ट तो अलग ही हो गया, ठीक है, वो तो एक नाउन के डायरेक्शन में चला जाता है, तो दिस इज रॉन्ग। ये तो नाउन है, ये तीनों वर्ब्स हैं एंड ये दोनों बिल्कुल ही लॉजिकल बैच हैं। एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे और आप रिच बन जाओगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन, ठीक है। अब हमने ना पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई नो ये थोड़ा सा वीडियो एक्सीड हो गया था, बट आई थॉट कि अब आई शुड नॉट लीव इट इन द लर्च एंड अब मैं 10 क्वेश्चंस का तो क्या ही वापस से वीडियो बनाती। सो आई वांटेड टू वाइंड दिस क्वेश्चन पेपर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो आई थिंक हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन पेपर में थे। और भी मैं अभी और लेके आने वाली हूँ पेपर्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के भी लेके आऊँगी, बीएसटी के भी लेके आऊँगी, इकोनॉमिक्स भी एंड अकाउंट्स भी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। और भी तुम्हें अगर लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तुम्हें और भी कुछ रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो मैं ऐसे रिलेटेड रिसोर्सेज अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूँगी, ठीक है। टाइम एंड अगेन मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिसोर्सेज तुम्हें जितना जल्दी अवेलेबल होंगे तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।